Hello students, so myself Amitabh Soni as your biology mentor, and now we will discuss the important topic of the plant physiology, that is called the respiration. और इस respiration में आज हम लोग बात करेंगे कुछ important ऐसे मैकेनिज्म के रेफरेंस में जो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा तो है लेकिन समझ में नहीं आता कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे रन करती है और क्रेब्स साइकिल कैसे रन करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस मीनिंग ऑफ द रेस्पिरेशन. तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन के रेफरेंस में कि ये जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन का ग्रीक वर्ड में, इस रेस्पिरेशन का ग्रीक वर्ड में जो मतलब होता है इसको बोलते हैं रेस्पायर, दैट इज टू breathe, that is to breathe. ये जो respiration है, because it's such respiration takes place in all living organ, that's why we are also called as a vital process. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is called as vital process. ये जो vital process है इसको हम लोग कह सकते हैं it is a biologically enzymatic process. Biologically enzymatic process. दूसरी चीज की ये जो बेसिकली बायोलॉजिकली एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे जो भी रेस्पिरेशन में प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर एंजाइमेटिक. सो दिस इज ए बायोलॉजिकली एंजाइमेटिकली मींस इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, दैट इज ए बायोलॉजिकली एंजाइमेटिक प्रोसेस. इसकी बात करें इस रेस्पिरेशन को हम लोग कह सकते हैं दैट इज ए ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. ऑक्सीडेटिव प्रोसेस मींस कि यहां पे जो भी सबस्ट्रेट होगा, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, विच इज ए ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड. तो यहां पे द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज, और यहां पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो नॉर्मली हम लोग उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी फ्यूल. सो यहां पे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, एंड दस सच रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस. दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस. इसको हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, द एनर्जी विल बी लिबरेटेड, एंड सच एनर्जी जो यहाँ लिबरेट होती है वो क्या करती है, एटीपी की सिंथेसिस में यूटिलाइज होती है. तो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट करती है. दैट्स व्हाई सच रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन की अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन की रेफरेंस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एंटायर रिएक्शन जो सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O 6CO2 प्लस 12H2O plus 686 kilocalorie energy liberate, and which is available to synthesize 38 or 36 ATP, which is available to synthesize the 38 or 36 ATP. This is a complete reaction of the respiration. यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है जो हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी फ्यूल. दैट इज कॉल्ड एज ए रेस्पिरेटरी, that is called as a respiratory fuel. ये रेस्पिरेटरी फ्यूल है, इसको हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं. और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे ब्रेक करते हैं. और जब ये कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी फ्यूल जो ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, एंड दिस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इस पर्टिकुलर एटीपी की अगर हम लोग यहां बात करें तो एटीपी का मतलब आप सबको पता होगा कि एटीपी का मतलब होता है बेसिकली यहां पे, इस एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दैट इज ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर जो है यहाँ पे हमारे दो
बॉन्ड आपको फॉस्फेट अलग बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फर्स्ट जो है इसको अगर नंबरिंग करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसको नंबरिंग करें तो अल्फा, बीटा एंड गामा। इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं वीक एनर्जी बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज ए वीक एनर्जी बॉन्ड। और इनको अगर हम लोग कहें तो इसको बोलते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज ए हाई एनर्जी बॉन्ड। ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए एटीपी। इस एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। इसलिए ये जो एनर्जी करेंसी है जिसको लिपमैन ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम लोग फादर ऑफ एटीपी साइकिल को लिपमैन को भी कंसीडर करते हैं। लिपमैन आर कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ एटीपी साइकिल। तो यहां पे हम लोग बात करें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, तो जो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं विच इज रिप्रेजेंट बाय विगली लाइंस, which is represents by wiggly lines। तो ये तो बात हुई हमारे इस पर्टिकुलर कहना चाहिए कि इस एटीपी के रेफरेंस में और इस पर्टिकुलर सेलुलर रेस्पिरेशन के रेफरेंस में। तो एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उस सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ वाइटल प्रोसेस का मतलब इट इज टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकली एंजाइमेटिक प्रोसेस का मतलब इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल एज वेल एज कि ये जो भी प्रोसेस होंगे इनके अंदर रेस्पिरेशन वो सब एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। नेक्स्ट अनदर वन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस मींस जो भी रेस्पिरेटरी फ्यूल आपका यहाँ पे कंसीडर्ड होगा उस रेस्पिरेटरी फ्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे जो ग्लूकोज यूज हो रहा है एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और रेस्पिरेटरी फ्यूल उनके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक होता है CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स में। द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन विच इज अवेलेबल टू सिंथेसाइज 38 और 36 ATP। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड ए ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे ये जो ग्लाइकोलाइसिस होगी ये ग्लाइकोलाइसिस हमारी यहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगी, और जब इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ये जो पायरुविक एसिड बनेगा इट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन विल बी ऑपरेटेड द क्रेब्स साइकिल ETS, द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड। और वो जो एनर्जी लिबरेट हो रही है विच इज अवेलेबल टू सिंथेसाइज दिस ATP, ये ATP की है। इस ATP की सिंथेसिस तभी होगी जब वो एनर्जी रिलीज होगी, और सच एनर्जी इज अवेलेबल टू सिंथेसाइज ATP मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट अंडर वन टॉपिक के रेफरेंस में कि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है उस रेस्पिरेटरी फ्यूल के बेसिस पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। तो यहाँ पे ये जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है, ये जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है, ये रेस्पिरेटरी फ्यूल मतलब वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो हमारे रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होगा, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये रेस्पिरेटरी फ्यूल हो सकते हैं दो, एक वो जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो सकता है फैट, और दूसरा यहाँ पे प्रोटीन। ये हमारे क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी फ्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। जो आप डेली रूटीन में खाना खाते हो उसमें ज्यादातर क्या खाते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं। तो यही हमारी बॉडी को क्या करते हैं? इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी फ्यूल। इन रेस्पिरेटरी फ्यूल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे नॉर्मली द ग्लूकोज आर यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी फ्यूल। व्हाई? यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो हमारा यहाँ पे रेस्पिरेटरी फ्यूल की तरह यूटिलाइज होगा। उसका एक रीजन है बेसिकली बिकॉज दिस ग्लूकोज आर इजिली ऑक्सीडाइज। सबसे पहला रीजन क्या है? इट इज इजिली ऑक्सीडाइज। और दूसरा रीजन है कि इसकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू 4 किलो कैलोरी होती है। इसकी जो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू है, जो अदर्स हमारे यहाँ पे थे अवेलेबल, उनके कंपेरेटिवली हमारी जो चीजें थी प्रोटीन की और फैट की, उनकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू ज्यादा होती है। तो सबसे पहला तो ग्लूकोज क्या है? इजिली ऑक्सीडाइजेबल। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल। respiration are two type. The respiration are
two type, that is floating respiration, that is floating respiration and protoplasmic respiration, protoplasmic respiration। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है उसका मतलब है कि जब रेस्पिरेटरी फ्यूल, जब हमारा रेस्पिरेटरी फ्यूल कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, तो वो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और जब हमारा यहां पे जो रेस्पिरेटरी फ्यूल अगर होगा वो प्रोटीन होगा, द रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होगा, प्रोटीन, तो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दूसरी एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो आपका होगा, जहां पे प्रोटीन हमारा रेस्पिरेटरी फ्यूल है, वहां पे ऑलवेज इट इज ऑलवेज हार्मफुल। जब भी प्रोटोप्लाज्म हमारा, प्रोटोप्लाज्म नहीं, जब हमारा प्रोटीन एज ए रेस्पिरेटरी फ्यूल डिग्रेड करता है ड्यूरिंग द स्टार्वेशन कंडीशन, during starvation condition, during starvation condition, तो हमारा यहां पे क्या होगा, फ्रॉम लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब जब हमें 2-4 दिनों से भूख लगी हुई होती है तो वहां पे हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और फैट जब वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है तो वहां पे प्रेजेंट होने वाली अमीनो एसिड और प्रोटीन जो है वो डिग्रेड करती है। तो ड्यूरिंग द स्टार्वेशन कंडीशन फ्रॉम द लॉन्ग ड्यूरेशन द प्रोटीन डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस, द प्रोटीन डिग्रेडेशन takes place, the protein डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस। ये प्रोटीन डिग्रेडेशन जो बेसिकली हमारा यहां पे देखने को मिलेगा, इस प्रोटीन डिग्रेडेशन की वजह से क्या होता है, फॉर्मिंग कीटो बॉडीज। यहां पे जैसे ये कीटो बॉडीज बनती हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ हार्मफुल। तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन वो कैसा होता है, हार्मफुल होता क्यों है, क्योंकि जब कुछ लोग भूख हड़ताल पर रहते हैं तो वो पहले दूसरे दिन उनकी बॉडी का जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो बेसिकली ब्रेक डाउन करता है और उनको एनर्जी देता है। लेकिन आफ्टर 3 to 4 डेज के बाद उनकी बॉडी के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट तो लॉस हो गया, तो यहाँ पे जब उनकी बॉडी का जो प्रोटीन है, जो मसल्स के अंदर है, जो टिश्यू के अंदर है, उन पर्टिकुलर प्रोटीन के डिग्रेडेशन पे आपका प्रोटीन डिग्रेड करेगा और वहां पे कीटो बॉडीज बनती है, दैट्स व्हाई इट इज ए हार्मफुल। कभी कभी ये डेथ तक हो जाती है उस बंदे की जो लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं। इसलिए क्या है कि जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इज ए हार्मफुल एंड सच रेस्पिरेशन विच इज ए फ्लोटिंग रेस्पिरेशन विच इज नॉट हार्मफुल, दैट इज ए नॉट हार्मफुल। तो ये तो बात हुई हमारे इस पर्टिकुलर रेफरेंस में जो बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल की बेसिस पे रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अनदर टॉपिक की, जिसकी हम लोगों को यहां पे बात करनी है, जिसकी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बेसिस पे ये जो हमारा रेस्पिरेशन है ये भी 2 टाइप का होता है। ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ oxygen, the respiration are 2 टाइप। अगर हम यहाँ रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ भी रेस्पिरेशन 2 टाइप का होगा। पहला ये जिसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो उसे बोलेंगे एरोबिक, और जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी उसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के रेफरेंस में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होगा,
ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है जिसका यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करता है तो यहाँ पे ये बेसिकली सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और अल्कोहल में टूट जाता है। प्लस यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, नियर अबाउट 56 किलो कैलोरी एनर्जी विल बी लिबरेटेड एंड विच इज अवेलेबल टू सिंथेसाइज 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अगर आप यहाँ पे फर्दर एक बार इसे ध्यान से देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल तो यहाँ पे 56 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होगी और स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 ATP विल फॉर्म। इन केस ऑफ दिस मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में। और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है जो नियर अबाउट 36 और 38 ATP को फॉर्म करती है। ये 36 और 38 ATP को फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे जो मेन बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट एंड दैट सिंथेसाइज 38 or 36 ATP. 38 and 36 ATP will form here. In case of this, यहाँ पे small amount of energy will liberate, small amount of energy liberate and the 2 ATP synthesize. आप यहाँ कह सकते हैं it takes place in absence of oxygen, and it takes place in presence of oxygen. Takes place in presence of ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस हुआ इस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन के रेफरेंस में कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे हम लोगों ने बात किया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के रेफरेंस में, और इससे पहले हम लोगों ने बात किया अभी यहाँ पे इस ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल के रेफरेंस में। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो नेक्स्ट आप इस पर्टिकुलर वीडियोस के बारे में इन्फॉर्म करिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।